नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांचरिया और स्वागत करता हूं आपका इस नए सेशन में ऑन स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। तो क्या आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार है? Then let's get started. So environmental management accounting का ये क्वेश्चन है, आरटीपी में 2021 में है। Now if you have seen the new syllabus का मॉड्यूल, तो उन्होंने environmental management accounting के ऊपर काफी फोकस किया है। Plus chapter number 4 is also one of the highest asked questions वाला chapter in the exam. तो अगर आप लास्ट 6 अटेम्प्ट्स का वेटेज देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि काफी हाई वेटेज है ऑफ दिस चैप्टर नंबर 4, जिसमें है ये एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 जो आज अपन सॉल्व करने वाले हैं, इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन, प्रैक्टिकल प्लस अ कॉम्बिनेशन ऑफ थियोरी ऑल्सो। सो आपको यहाँ पे एनवायरमेंटल मैनेजमेंट कॉस्ट्स कैलकुलेट करनी है एंड एट द सेम टाइम एक एनालिसिस प्रेजेंट करना है अपने एग्जामिनर को दैट हाउ वेल द कंपनी हैज परफॉर्म। तो चलो भाई, शुभ काम में देरी किस बात की। लाइट्स कैमरा रोलिंग, एक्शन। So here it is. Environmental Management Accounting. SPM is the name of the question. तो शीतल पेपर मार्ट एक कंपनी है जिसको एनवायरमेंट की काफी फिक्र है। सो यहां पे दे आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट कि भाई एनवायरमेंट खराब ना हो, एनवायरमेंट सही सस्टेनेबल रहे। करेक्ट, सस्टेनेबल समझते हो? सस्टेनेबल मतलब आप ऐसे काम करते हो जिससे एनवायरमेंट को लॉन्ग टर्म बेसिस पे प्रॉब्लम ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर फ्यूचर में सोलर पावर्ड कार्स आ जाएगी ना, देन इन दैट केस कोई भी बंदा पेट्रोल वाली कार्स नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि इफ अ कार इज रनिंग बाय सोलर पावर, देन क्यों आप अननेसेसरी पेट्रोल वाली कार यूज करके एनवायरमेंट को खराब करो? समझ रहे हो? तो आप क्या कर रहे हो, अगर आपने सोलर पावर्ड कार्स ले ली, देन यू आर प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट। तो वैसा ही कुछ शीतल पेपर मार्ट कर रही है यहां पे। दे आर इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी सो दैट एनवायरमेंट सेव हो। और अगर आप लोगों को पता होगा, आज की तारीख में तो हर एक कंपनी को सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ध्यान तो रखना ही है, उसके ऊपर उनको इन्वेस्ट करना ही है। सो इफ यू आर इन्वेस्टिंग समथिंग एज अ पार्ट ऑफ एनवायरमेंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग जिससे एनवायरमेंट को बेनिफिट हो, देन ऑब्वियसली इट इज अ पार्ट ऑफ सीएसआर एज वेल। मार्केट में भी आपका एक अच्छा गुडविल जाता है टू ऑल द पीपल। सो दैट इज वेयर शीतल पेपर मार्ट is in the process of getting ISO 14001-2004 certification. ISO 14001-2004 सर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि ये जो कंपनी है इज फॉलोइंग ऑल द एनवायरमेंटल मैनेजमेंट नॉर्म्स। इसको बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी बिजनेस, इसको बोलते हैं बीइंग अ कॉन्शियस बिजनेस। अगर आप Myntra.com पे जाओगे ना, आज की तारीख में अगर आप Myntra.com पे जाओगे तो Myntra.com पे एक ऑप्शन दिया है उन्होंने कि भाई आपको नॉर्मल क्लोथ्स खरीदने हैं या सस्टेनेबल ओरिएंटेड या कॉन्शियस ओरिएंटेड क्लोथ्स खरीदने हैं। इसका मतलब ये जो मेरा कपड़ा है इसमें शायद जो केमिकल्स और जो चीजें यूज हुई है उससे शायद एनवायरमेंट को कोई बेनिफिट ना हो, बट आजकल ऐसी कंपनीज है जो स्पेसिफिकली ऐसे कपड़े बना रही है जिससे एनवायरमेंट को कोई प्रकार की हानि ना पहुंचे। तो अगर मैं वो सस्टेनेबिलिटी क्लोथिंग के ऊपर क्लिक करता हूं तो बाय डिफॉल्ट मैं जो टी शर्ट खरीदूंगा, वो टी शर्ट जिस मटेरियल से बनाया होगा उससे एनवायरमेंट को बहुत बेनिफिट होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो वैसे ही कुछ यहाँ पे शीतल पेपर मार्ट कर रहे हैं। शीतल पेपर मार्ट बोल रहे हैं कि वी आर वेरी कॉन्शियस फॉर एनवायरमेंट एंड हमको चाहिए कि एनवायरमेंट को हम किसी प्रकार की हानि ना पहुंचाएं। तो कैसे मेरे को पता चलेगा? देखो, आईएसओ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होता है, करेक्ट? तो किसी कंपनी के पास आईएसओ मार्क है, देन इन दैट केस वी कैन से दैट यस, ये कंपनी का क्वालिटी बहुत अच्छा है। इन द सेम वे आईएसओ का एनवायरमेंट मार्क भी होता है। तो अगर आपकी कंपनी के ऊपर आईएसओ एनवायरमेंट का मार्क है, इट मींस you are producing goods or you are providing services which is beneficial to the environment, and that is what Sheetal Paper Mart does. Samjhugdu, are you understanding? ठीक है, तो शीतल पेपर मार्ट बोलता है कि हमको आईएसओ
क्या है भाई 14,001 2004 का थप्पा चाहिए, जिससे हम एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंट सिस्टम का हमारे पास स्टैंप आ जाएगा, एंड दैट स्टैंप विल ऑलवेज ऑलवेज जस्टिफाई कि हाँ यार ये जो कंपनी है ना, ये कंपनी एकदम बेस्ट है फॉर एनवायरमेंट रिलेटेड गुड्स प्रोडक्शन। चलिए आइए जानते हैं एसपीएम शीतल पेपर मार्ट के बारे में कुछ। कमान Environmental Management Systems revised ISO 14001 2015 सर्टिफिकेशन। सो पहले 2004 ईयर में उन्होंने निकाला था, अब 2015 में उनके कुछ नॉर्म्स को रिवाइज किया है, तो दिस इज 14001 2015 सर्टिफिकेशन। शायद 10 साल बाद 2025 और एक कुछ नॉर्म निकालेंगे बेस्ड ऑन हाउ दी करंट एनवायरमेंट इज वर्किंग। समझे गए? ओके। SPM is selling eco-friendly wheat straw based paper of different sizes. So यहाँ पे SPM क्या करता है? शीतल पेपर मार्ट है, so obviously it is into the manufacturing of paper, A3, A4, A5 different sizes of paper, and GSM under the brand Prime. Prime is a famous name among both commercial and household consumers. So this is how the current scenario is. For the purpose of getting certified, a cross-functional team is constituted. सर ये cross-functional team क्या है? ये cross-functional team, so cross-functional team का मतलब होता है एक ऐसी टीम which wherein you have dual roles and responsibilities. For example, मैं JP Morgan में था तो मैं asset management team में था, so obviously asset management team में था तो मेरा primary role क्या था? Getting into the asset management thing, correct? So हमारे पास clients का investment आता था, and then we had to see के whether that investment is giving returns and all of that. अब से फॉर एग्जांपल मेरे को फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन का भी मैंने ट्रेनिंग लिया था, सो अब देयर इज अ टीम जहां पे मुझे जाना है, वहां पे मुझे एसेट मैनेजमेंट भी करना है, एट द सेम टाइम मेरे को मेरा वैल्यूएशन एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग का भी नॉलेज ऐड करना है। So that is called as making a cross-functional team where one employee is responsible for multiple roles and objectives. तो ये तो मैंने बात बताई आपको मेरी जेपी मॉर्गन की। अब आपके आर्टिकलशिप की मैं बात बताता हूं। से फॉर एग्जांपल आप ऑडिट करते हैं, ठीक है, आपका प्राइमरी रोल है टू गेट टू डू स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड ऑल। अब से फॉर एग्जांपल कोई एक ऐसा असाइनमेंट आया है जहां पे आपको ऑडिट एंड टैक्स दोनों का कंबाइंड नॉलेज यूज करना है। So you are a part of a cross-functional team, जहां पे आप दो तीन चीज का जो आपका नॉलेज है उसको यूज करके you will present it to the team. समझी गुरु? So that's what a cross-functional team is. So for the purpose of getting certified, देखो भाई ISO का सर्टिफिकेशन ऐसे ही नहीं मिलता, वो आपके फैक्ट्री में आएंगे, देखेंगे कि भाई हाँ आपने क्या चीजें एनवायरमेंट के लिए आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, समझ रहे हो? सो वहां पे इट्स अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो वो लोग ऑडिट के लिए आते हैं, आईएसओ सर्टिफिकेशन ऑडिट के लिए, तो वो लोग आएंगे ऑडिट करेंगे कि हाँ भाई आपने जेन्युइनली एनवायरमेंट के लिए आपने अपना प्रोसेसेस कैसे रखा है, आपका जो वेस्ट वाटर है या पोल्यूशन है उसका आप क्या कर रहे हो, कैसे मैनेज कर रहे हो, ऑल ऑफ दैट इज व्हाट दे विल कम सी, ऑडिट करेंगे, एंड फिर अगर उनको ठीक लगा तब जाके आपको वो आईएसओ का मार्क मिलेगा। तो अब ऑडिट करने के लिए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से लोग आने वाले हैं, बराबर है, तो वो लोग मेरी कंपनी में आएंगे ऑडिट करने के लिए, तो ऑडिट करने के लिए आएंगे तो मेरे पास एक टीम होना चाहिए ना जो उनको सब चीजें बताएगा। उसके लिए शीतल पेपर मार्ट ने एक क्रॉस फंक्शनल टीम सेटअप कर दिया है करके, एंड दैट क्रॉस फंक्शनल टीम विल टेल दीज पीपल के हाउ थिंग्स आर वर्किंग। समझ गए? वैसा so for the purpose of getting certified, a cross-functional team is constituted which is responsible to, cross-functional team का क्या क्या responsibility है, हाईलाइट किया है, वो लोग ने क्वेश्चन में बोल्ड किया है उसको, that itself says no कि कितना इंपॉर्टेंट लाइन होगा। आओ देखते हैं, तो ये क्रॉस फंक्शनल टीम तेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है पता है? आप पूछो क्या है तेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी? है 1 to improve the environmental impact. Second, image of SPM as eco-friendly enterprise. And third, control environmental cost. So environmental cost incur करो, but at the same time
अनवांटेड एनवायरमेंटल कॉस्ट मत करो, उसको कैसे कंट्रोल करके सेम या हायर लेवल ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो, इज द रोल ऑफ दिस क्रॉस फंक्शनल टीम। दूसरा, मार्केट में ये चीज पता चलनी चाहिए कि वी आर अ इको फ्रेंडली ड्रिवन एंटरप्राइज। से फॉर एग्जांपल जैसे एक ऑर्किड होटल करके है, ठीक है, बॉम्बे में अगर मैं आपको बताऊं तो इट्स नियर विले पार्ले सेंटा क्रूज। सो ऑर्किड होटल है, दे कॉल देमसेल्व्स एज इकोटेल होटल। अगर आप ऑर्किड होटल में जाओगे ना, इकोटेल होटल है वो, वहां पे उन्होंने अपना देखो ब्रांडिंग कैसे ही किया है, ऑर्किड इकोटेल होटल। उनके होटल में एवरीथिंग दैट यू विल फाइंड इज इको फ्रेंडली। यस, सो अगर मैं ऑर्किड होटल में जाके खाना खाता हूं तो इंटरनली मुझे लगता है कि हाँ यार चलो मैंने ऐसी जगह पे खाया जो एनवायरमेंट फ्रेंडली है। सो इनडायरेक्टली मैंने भी कंट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स एनवायरमेंट ओवरऑल बेनिफिट। सो अपना ब्रांडिंग एसपीएम क्या करना चाहता है, एज अ इको फ्रेंडली कंपनी, जिससे लोग शीतल पेपर मार्ट को खरीदेंगे, क्योंकि इनडायरेक्टली आपको भी कॉन्शियसली ऐसा फील होगा कि हाँ यू आर एसोसिएटेड विद समबडी हु टेक्स केयर ऑफ द एनवायरमेंट। सो वो क्रॉस फंक्शनल टीम का एक काम है कि एसपीएम का इमेज एक इको फ्रेंडली बोलते ना एंटरप्राइज की तरह हो, एनवायरमेंटल कॉस्ट इंकर करो, बट एट द सेम टाइम एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हो, एंड ओवरऑल एनवायरमेंट के ऊपर इंपैक्ट जो है वो कैसे अपन इंप्रूव कर सकते हैं। दीज आर द थ्री फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स दैट वी हैव टू कीप इन माइंड। वापस से मैं बोलता हूं, 1, improve environmental impact, image of SPM as eco-friendly enterprise, control environmental cost. These are the three things जो अपने को ध्यान में रखना है, क्या, एक एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एनवायरमेंटल कॉस्ट को कंट्रोल करना ही है। दूसरा, इकोटेल होटल ऑर्किड का याद रखो क्या, कि बॉस इको फ्रेंडली इमेज बनना चाहिए। और तीसरा, कैसे अपन एनवायरमेंट के इंपैक्ट को बेटर कर सकते हैं सच दैट ओवरऑल एनवायरमेंट इज अ गुड प्लेस टू लिव इन। सो ये तीनों चीजों के ऊपर अपने को ध्यान रखना है। कंटिन्यू। सो ये क्रॉस फंक्शनल टीम का ये 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी है, विच कलेक्ट्स द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स रिलेटिंग टू H1 एंड H2। ये H1 H2 क्या है? H1 मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, ऐसा मैं नहीं, क्वेश्चन बोल रहा है। एंड H2 मतलब सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, ऐसा है नहीं, क्वेश्चन बोल रहा है। समझ गए? सो H1 फर्स्ट हाफ, H2 सेकेंड हाफ। तो उन्होंने इस क्वेश्चन को बेसिकली 2 हाफ्स में डिवाइड किया है, वन इज H1, अदर इज H2। समझी उड़ू इधर तक? शीतल पेपर मार्ट जो बोलता है कि हम एनवायरमेंट फ्रेंडली कंपनी है, तो हम बोलेंगे कौन बोला तुम एनवायरमेंट फ्रेंडली कंपनी है? तुम्हारे पास क्या कोई सर्टिफिकेट या थप्पा है क्या? जैसे तुम मुझे पूछोगे सर आप कौन हो, मैं बोलूंगा मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। सर कौन बोला आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो? मेरे पास इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट है, मेरे पास मां है। सो मेरे पास इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट है जहां पे लिखा है उसने, इंस्टीट्यूट ने, कि यस मिस्टर संकल्प इज अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो वैसे ही शीतल पेपर मार्ट के ऊपर अपन क्वेश्चन कर रहे हैं कि बॉस कौन बोला तुमको तुम एनवायरमेंट से बहुत प्यार करते हो? तो आप बोलोगे कि हमारे पास एनवायरमेंट का थप्पा है, सर्टिफाइड। वो सर्टिफिकेशन के लिए शीतल पेपर मार्ट ने क्या किया है, एक क्रॉस फंक्शनल टीम बनाया जो 3 चीज के ऊपर फोकस करता है। एक, एनवायरमेंट कॉस्ट कंट्रोल करने में, दूसरा उसको इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट करने में, एंड तीसरा एनवायरमेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट आ रहा है ओवरऑल वो कैसे अच्छा कर सके उसके ऊपर ध्यान देने में। उसके लिए उन्होंने टोटल एनवायरमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, H1 which is called as first half of the year, H2 which is called as the second half of the year. Continue. Disposing of the toxic material costs rupees 1.2 crores। तो अब ये लोग बात कर रहे हैं अपने, अब देखो से फॉर एग्जांपल आप ISO सर्टिफाइड टीम से है, आप ऑडिट करने के लिए आए मेरी कंपनी में, तो मैं आपको सब कॉस्ट्स बताऊंगा कि देखो मैंने एनवायरमेंट रिलेटेड ये कॉस्ट किया, फलाना कॉस्ट किया, ढिंकना कॉस्ट किया, वो सब मैं अभी आपको बता रहा हूं। तो आप कौन है? ISO सर्टिफाइड ऑडिट के लिए आप लोग आए हैं, ठीक है। और मैं कौन हूं? इस कंपनी का क्रॉस फंक्शनल टीम का एक मैनेजर जो आपको बता रहा है कि हमने क्या क्या किया है। आइए, हमने सर डिस्पोज किया टॉक्सिक मटेरियल
costing rupees 1.2 crores to SPM in H2, मतलब second half of the year में, which is 20% lesser than what was spent in H1. ठीक है, इंफॉर्मेशन सुनते जाओ. Second, committee responsible for formulating policy matters on environment related aspects in SPM has a departmental budget of 6 lakhs per annum. In H1 the utilization rate was 80% and H2 it was 110%. इस क्वेश्चन के ना यही एक पॉजिटिविटी है कि हर लाइन में कुछ ना कुछ नहीं है, नई चीज है. मैंने जब ये क्वेश्चन को सॉल्व किया, देखो भाई अभी डायरेक्टली तो नहीं सिखा रहा हूं, मैंने ये ऑब्वियसली क्वेश्चन सॉल्व किया फिर ये आप लोग के पास डिस्कस कर रहा हूं. सो आई मेड 2 मिस्टेक्स. क्या वो जब सॉल्व करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा. 2 मिस्टेक्स इज व्हाट आई डिड. आपसे भी हो सकती है वो मिस्टेक, शायद आपसे ना हो, वो सिली मिस्टेक्स एज सच, बट हो गया ना एनीवेज के. सो मैंने क्या किया था, बट ऑब्वियस पहले कोई क्वेश्चन आता है तो अपन खुद से सॉल्व करते हैं. आप भी यही करते हो ना, और फिर बाद में वी सी भाई सोल्यूशन मैच हो रहा है कि नहीं, और जो गलती हुई है अपन लोग उसको भी इंप्रूव. राइट, चलो. सो यहाँ पे इस क्वेश्चन में मेरे से 2 गलती हुई थी. आप ध्यान रखना आपसे एक भी ना हो तो आप मेरे से बेटर हो. वाह वाह वाह. चलो, सो 2 चीज यहाँ पे अपनी आ गई है. डिस्पोजिंग ऑफ टॉक्सिक मटेरियल कॉस्ट 1.2 करोड़. देखो कैसा है पता है क्या, टॉक्सिक मटेरियल जो होता है ना, उसको अगर आपने एवे ही डिस्पोज ऑफ कर दिया तो हो गया ना कल्याण, फिर तो पूरा एनवायरनमेंट खराब हो जाएगा ना. तो शीतल पेपर मार्ट का जब वो पेपर बनाते हैं तो बहुत सारा टॉक्सिक मटेरियल बन निकलता है. अब ये टॉक्सिक मटेरियल उनके पास 2 ऑप्शन है, या तो एनवायरनमेंट में ऐसा ही डाल दो विदाउट परवाह किए, या दूसरा ऑप्शन है उनके पास कि वो इसको प्रॉपरली सिस्टमैटिकली उसको डिस्पोज ऑफ करे. अब उसको सिस्टमैटिकली डिस्पोज ऑफ करे सच दैट एनवायरनमेंट को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, देन इन दैट केस उसके लिए आपको कुछ खर्चे करने पड़ेंगे यार. समझ रहे हो, उसके लिए आपको या तो कोई प्रॉपर एक वैन लाना पड़ेगा, या आपको कोई एक ऐसा सेटअप क्रिएट करना पड़ेगा कि भाई वहां पे आप डिस्पोज कर सको वेस्ट, या वैन के थ्रू कुछ सेटअप कर सको. सो बेसिकली आपको कुछ खर्चा करना पड़ेगा ताकि वो टॉक्सिक वेस्ट नॉर्मल एनवायरनमेंट में ना जाए और नॉर्मल एनवायरनमेंट खराब ना हो करके. समझी गुडू. तो उसके लिए उन्होंने 1.2 करोड़ का खर्चा किया H2 में, और उससे भी ज्यादा खर्चा किया H1 में. कितना क्या वो देखेंगे ना. सेकेंड, कमिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी मैटर्स ऑन एनवायरमेंट रिलेटेड एस्पेक्ट्स, उसने एक बजट बनाया 6 लाख पर एनम का बजट. ओ ये गलती की थी मैंने ये पर एनम नहीं पढ़ा. मैंने क्या किया, ये पर एनम नहीं पढ़ा, जिसकी वजह से मेरा ये वाला जो पॉइंट था उसमें मिस्टेक हो गया. सो यू हैव टू टेक केयर कि आप यहां पे पर एनम प्रॉपरली लिखते जाओ. क्या बोला, पर एनम प्रॉपरली, मतलब पर एनम को प्रॉपरली इंटरप्रेट करो, क्योंकि यहां पे इन्होंने क्या किया है, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ में ओवरऑल डिवाइड किया है, बट पर एनम है. पर एनम का मतलब फर्स्ट हाफ 3 लाख, सेकेंड हाफ 3 लाख. बराबर, मैंने क्या इंटरप्रेट किया उसको, पर एनम नहीं पढ़ा, तो फर्स्ट हाफ को 6 लाख, सेकेंड हाफ को 6 लाख. मिस्टेक shouldn't have happened. हुआ. Anyways case, so SPM has departmental budget of 6 lakhs per annum in H1. The utilization rate was 80%. खर्चा नहीं हुआ 6 लाख का, समझ रहे हो, खर्चा कितना हुआ 6 लाख का हाफ, क्योंकि H1 है. सो पर एनम 6 लाख पर एनम का हाफ 3 लाख का कितना, उसमें से अपन लोग ने यूटिलाइज किया H1 के लिए, करेक्ट, 3 लाख का 80%, एंड H2 में इट वाज 110%. 3 लाख का 110%. समझ में आ रहा है कि नहीं पब्लिक? यस. So that's how the second cost works up to. So environmental policy related matters में अपने को खर्चा करना पड़ा 3 लाख. H1 का 80% एक्चुअली हुआ खर्चा 3 लाख. सेकेंड में अपन ने सोचा उसका 110% हुआ वैसा. समझ गुडू? ओके. नेक्स्ट, environmental audits earlier used to conduct on half yearly basis, but management decided to reduce the frequency to quarter each in the mid of such year. तो पहले वो लोग क्या करते थे,
एनवायरमेंटल ऑडिट करवाते थे बट हाफ ईयरली। अब हाफ ईयर खत्म होने के बाद उनको लग रहा है नहीं नहीं हमको क्वार्टर में करवाना चाहिए, तो H1 में उन्होंने एक ही करवाया, क्योंकि फर्स्ट हाफ में तो वो लोग ने पूरा 6 मंथली का ही सोचा था। सेकेंड हाफ जब स्टार्ट हुआ ना, तब उनको लगा कि यार अपने को क्वार्टर वाइज करवाना चाहिए। सो देखो, environment audit used to conduct on a half yearly basis, but management decide to reduce the frequency in the mid of such year। मतलब हाफ ईयर कंप्लीट हो गया, उसके बाद उनको रियलाइज हुआ कि नहीं यार अपने को तो मिड में करना चाहिए, मतलब क्वार्टर में करना चाहिए। तो फर्स्ट हाफ में एक ऑडिट हो गया, बात खत्म। बट सेकेंड हाफ में उन्होंने क्वार्टर मतलब 3 मंथ्स, तो टोटल सेकेंड हाफ में 6 मंथ्स होता है, डिवाइड बाय 3 मंथ्स मतलब 2 ऑडिट्स करवाया। H1 में एक ऑडिट, H2 में 2 ऑडिट। समझे गुरु? वेरी स्मार्टली यू हैव टू रीड दिस, अदरवाइज मिस्टेक होने का फुल स्कोप है। मुझे क्या देख रहे हो, मेरा यहाँ पे मिस्टेक नहीं हुआ था, हर जगह थोड़ी होएगा क्या यार, तो नहीं है यार। चलो, ईच सच ऑडिट कॉस्ट ₹8 लाख टू SPM। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ में 8 लाख, सेकेंड हाफ में 16 लाख, क्योंकि 2 बार ऑडिट हुआ है और हर ऑडिट का 8 लाख रुपया जा रहा है करके। समझ में आया? ओके, यस। नेक्स्ट, इन द H2 मतलब सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, SPM एक्सटेंड्स द प्रोडक्शन कैपेसिटी। फॉर्म में अपना SPM फॉर्म में भाई, उसको सर्टिफिकेशन चाहिए। SPM extends the production capacity and install the new plant and machinery। कब? H2 में, याद रखना, H2 में, second half of the year में extends the production capacity and install the new plant and machinery which was put to use, cost of 77.25 crores। This is the premium version of the plant and machine due to its capability to reduce the generation of waste। तालिया, everybody please clap for SPM। आप कमेंट्स में लिख सकते हैं claps for SPM। SPM क्या बोलता है कि हम ऐसा प्लांट एंड मशीनरी खरीदेंगे कि वेस्ट ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाए, और उसके लिए 77.25 करोड़ का खर्चा करने से भी रुका नहीं SPM। मान गए? मानते हो कि नहीं? लिखो कमेंट में, मानता हूं। Erection and other installation costs including dry run were 65 lakhs and the same for all versions। The standard version has on-board cost 76.2 crores। अच्छा, इसका मतलब ये कि अगर मैं नॉर्मल मशीनरी लेता तो 76.2 करोड़ लेता, बराबर है, उसके ऊपर 65 लाख रुपीस का इंस्टॉलेशन कॉस्ट आता। बट बिकॉज मैंने प्रीमियम मशीनरी लिया है जिससे मेरा वेस्ट रिड्यूस हो जाए, इसके लिए इट हैज कॉस्ट मी ₹77 करोड़ 25 लाख। समझी गुरु? ठीक है, अब अगेन इसका इंटरप्रिटेशन है, 1-2 चीजें हैं इसमें इंपॉर्टेंट वाली, ध्यान रखने वाली, वो अपन करेंगे जब अपन सॉल्व कर रहे हैं। बट फिलहाल प्राइमा फेसी अंडरस्टैंडिंग ले लो ना। प्राइमा फेसी अंडरस्टैंडिंग बोलता है स्टैंडर्ड मशीनरी खरीदता तो 76.2 करोड़ होता, बट मैंने एफई मशीन खरीदी है जिससे वेस्ट रिड्यूस हो जाए, इसके लिए मुझे पे करना पड़ा 77 करोड़ 25 लाख रुपीस। इरेक्शन कॉस्ट 65 लाख। समझ गुरु? आगे बढ़ता हूं। SPM इज प्रैक्टिसिंग द रिसाइकलिंग पॉलिसी। मान लाओ यार, मान लाओ, ये SPM दिल छू लिया इसने। SPM is practicing the recycling policy which was formulated around 3 years ago for the scrap it generates in its plant। ठीक है, the review of the recycling policy is pending for the last 12 months। The cost incurred during the fiscal year was rupees 2.75 crores spent in alignment to scrap generated
ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, तो वो लोग क्या बोल रहे हैं कि इनका एक रिसाइकलिंग पॉलिसी है जो उन्होंने 3 साल पहले लाया था फॉर द स्क्रैप इट जनरेट्स इन इट्स प्लांट। तो देखो कैसा है पता है, एसपीएम का एक बहुत बड़ा फैक्ट्री होगा। फैक्ट्री में आप लोगों को तो पता ही है, जब यार प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग होता है तो बहुत सारा स्क्रैप निकलता है। अब एसपीएम के पास 2 ऑप्शन थे। मेरी माँ ने हमेशा कहा था कि माँ तेरे पास 2 ऑप्शन है, एक तू सरल रास्ता ले ले और एक मुश्किल वाला रास्ता। मैंने हमेशा मुश्किल वाला रास्ता लिया। तो एसपीएम के पास भी 2 रास्ते थे। एक कि उसका जो स्क्रैप जनरेट हुआ है ना, उसको वो ऐवे फेंक दे और एनवायरमेंट की 12 बजा दे, एनवायरमेंट की ऐस की तैस। दूसरा ऑप्शन है उसके पास कि यहां पे वो एक रिसाइकलिंग पॉलिसी लाए और जो भी स्क्रैप जनरेट हुआ है उसको रिसाइकल करे। और वो रिसाइकलिंग के लिए वो लोग ने बोला है कि कितना कॉस्ट इंकर हुआ है मेरा, 2.75 करोड़। 2.75 करोड़। अब ये पूरे साल का 2.75 करोड़ हुआ है, बट मेरे को तो H1 और H2 2 पार्ट में डिवाइडेड चाहिए। तो उसने बोला कि the cost incurred during the financial fiscal year was 2.75 crores spent in alignment to scrap generated during the year। तो आपका जो स्क्रैप जनरेशन हुआ है उसके रेशियो में हमने ये 2.75 करोड़ को इंकर किया है, क्योंकि रिसाइकलिंग किसका करना है, स्क्रैप का करना है। तो जितना स्क्रैप जो H1 H2 में हुआ रहेगा जनरेट, उस हिसाब से ये डिवाइड हो जाएगा। सिंपल सब जुगड़ू। आई क्लियर एवरीबॉडी? वैसा द पॉलिसी डॉक्यूमेंट ऑल्सो स्टेट्स, क्या लाइन है, हिडन एडजस्टमेंट है, हिडन एडजस्टमेंट किधर आएगा वो मैं बताऊंगा, बट फिलहाल रीड करो। द पॉलिसी डॉक्यूमेंट ऑल्सो स्टेट्स जीरो डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट और स्क्रैप इनटू द एनवायरमेंट इन ऑर्डर टू बी ट्रू सेंस इको फ्रेंडली एंटरप्राइज। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। एसपीएम आपको वो बोलता है कि हम जीरो, आर्टिकल क्लॉक का दिमाग कितना है, हाँ जीरो, उतना ही वो स्क्रैप या वेस्ट डिस्चार्ज करेंगे एनवायरमेंट में। मान लो करना ही नहीं है उनको कुछ, बोलते हैं कि हम होने नहीं देंगे एनवायरमेंट को खराब। जीरो डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट और स्क्रैप इनटू द एनवायरमेंट इन ऑर्डर टू बी ट्रू सेंस इको फ्रेंडली एंटरप्राइज। In H2, contamination test was performed, which cost rupees 4 lakhs to SPM. Very good. Monitoring cost incurred during the year was 78 lakhs. In H2, this was double of H1. So monitoring cost H1 का जितना भी है उसका 2H2। सब जुगड़ो। सो दिस इज ऑल अबाउट एसपीएम। इतने सारे कॉस्ट उसने इंकर किए हैं एनवायरमेंट को बचाने के लिए। मैं तो बोलता है यार उसको सर्टिफिकेट दे देना चाहिए यार। हैट्स ऑफ टू एसपीएम। क्या बोलता है पब्लिक? चलो अब इसको प्रॉपरली और एनालिसिस करना पड़ेगा, करेंगे। रिक्वायर्ड पार्ट पढ़ते हैं पहले। आओ 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 आओ, रिक्वायर्ड पार्ट पढ़ते हैं। चलो, prepare the environmental cost statement as per the classification suggested by Hansen and Mendoza। खेल गया इंस्टीट्यूट, खेला, इंस्टीट्यूट बोलता है खेला हो बे, इंस्टीट्यूट बोलता है खेला हो बे, मतलब हम खेल गए। हैंसन एंड मेंडोजा, सेन्योरिटा नाम तो सुना होगा। ऐसा मैं नहीं, इंस्टीट्यूट बोल रहा है। इंस्टीट्यूट क्या बोल रहा है कि हैंसन मेंडोजा के हिसाब से आपको एक एनवायरमेंटल कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना है। क्या आप जानते हो इन 2 महारथियों को? अगर आपने एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग बराबर से पढ़ा है तो आप इन दोनों को जानते होंगे। इन्होंने एनवायरमेंटल कॉस्ट को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। जैसे अपना क्वालिटी कॉस्ट है ना जोसेफ और जुरान का, वैसा ही कुछ यहां पे हमारे दोस्त और मित्र हैंसन और मेंडोजा ने एनवायरमेंट कॉस्ट को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। और इंस्टीट्यूट चाहता है कि आपका ये जो एनवायरमेंट रिलेटेड कॉस्ट बना रहे हैं, स्टेटमेंट बना रहे हैं, वो आप हैंसन मेंडोजा के हिसाब से बनाए।
जो बोलता है एनवायरमेंट प्रिवेंशन कॉस्ट, एनवायरमेंट अप्रेजल कॉस्ट, एनवायरमेंट इंटरनल फेलियर कॉस्ट, एनवायरमेंट एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। याद आया क्या? कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। ए बच्ची, याद आया? यस। सो दैट इज व्हाट इज टू बी यस रिटन हियर। समझ गए? ओके। सो अपने को हैंसन एंड मेंडोजा, चलो आओ तुमको दिखा दो। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं ऑप्टिमाइज्ड बुक को। सी हियर हैंसन एंड मेंडोजा, ये देखो हाईलाइट किया है। तो हैंसन एंड मेंडोजा ने कैसे डिवाइड किया टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल कॉस्ट को? एनवायरमेंट प्रिवेंशन कॉस्ट दिखा, एनवायरमेंट अप्रेजल कॉस्ट दिखा, और एनवायरमेंट इंटरनल फेलियर कॉस्ट ये रहा, एंड लास्टली एनवायरमेंट एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। तो आपको भी ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आपको इन महारथियों के बारे में नहीं पता है तो आप उस हिसाब से डिवाइड नहीं कर पाएंगे एंड गए आपके तो मार्क्स। सो ध्यान रखना, जब पढ़ते हो तो ध्यान रखा करो ये सब चीजों का भी। नेक्स्ट, एनालाइज द एलिमेंट्स ऑफ एनवायरमेंटल कॉस्ट एट एसपीएम। नो प्रॉब्लम, वी विल डू दैट। एंड लास्ट, एनालिसिस तो अपने ब्लड में है बॉस। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अपने तो ब्लड में है। मतलब मैं तो कभी भी कोई नंबर देखूं ना, मेरे दिमाग में एनालिसिस घूमता है। तुम्हारे दिमाग में भी? हाँ, वेरी गुड। तो तुम अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे भैया, बता रहा हूं। एंड थर्ड, evaluate whether cross functional team is successful in serving their terms of reference। मतलब क्रॉस फंक्शनल टीम अपन ने क्यों सेट किया था? हाँ, वो 3 चीज के लिए सेट किया था ना। तो आपको अभी बताना है कि क्या वो 3 चीज के ऊपर हमारी क्रॉस फंक्शनल टीम खरी उतरी है या नहीं। समझ गए? चलो, गिविंग यू ऑल एग्जैक्टली 2 मिनट्स। आप क्वेश्चन को रीड कर लिए, मैंने आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। अब आपको क्वेश्चन को प्रॉपर्ली रीड करना है एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो बात कुछ ऐसी है कि अपने को कैलकुलेट करना है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट कॉस्ट, बट क्लासिफिकेशन एज पर
हैंसॉन एंड मेंडोजा, जो बोलते हैं कि एनवायरमेंट रिलेटेड कॉस्ट को 4 पार्ट में डिवाइड कर दो। प्रिवेंशन, एनवायरमेंट अप्रेजल या जिसको बोलते हैं एनवायरमेंट डिटेक्शन, एनवायरमेंट इंटरनल फेलियर, एनवायरमेंट एक्सटर्नल फेलियर। तो ये 4 पार्ट में आप एनवायरमेंट कॉस्ट को डिवाइड कर दो एंड देन यू कैन टेक थिंग्स फॉरवर्ड। तो अपन बोले यार ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपन ने क्या किया, अपन ने देखा कि अपना हैंसॉन एंड मेंडोजा वाला जो एनवायरमेंट रिलेटेड कॉस्ट है, हमने सोचा उसको जरा पढ़ ले भाई। एनवायरमेंट प्रिवेंशन कॉस्ट का मतलब होता है ऐसे कॉस्ट इंकर करना जिससे एनवायरमेंट को कोई प्रॉब्लम ही ना हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे फैक्ट्री के अंदर ही मैं डाल दूंगा कि पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, जिससे क्या होगा कि जो भी फैक्ट्री में पोल्यूशन होने वाला है बाय डिफॉल्ट वो जो इक्विपमेंट है वो उसको ग्रास्प कर लेगा। या मैं कुछ ऐसी पॉलिसीज फॉर्मुलेट कर दूंगा, एनवायरमेंटल पॉलिसीज फॉर्मुलेट कर दूंगा जिससे एनवायरमेंट को प्रॉब्लम ही ना हो। सो से फॉर एग्जांपल कोई भी जो वर्कर होगा उसको भी मैं एक पॉलिसी के थ्रू बाइंड कर दूंगा सो दैट देयर इज नो इश्यू व्हाटसोएवर। प्लस इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा कुछ एसेट्स में, कुछ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स में, तब जाके मेरा वो प्रिवेंशन हो जाएगा। समझ रहे हो? सो प्रिवेंशन का मतलब एनवायरमेंट खराब ही ना हो उसके पहले ही उसको रोक लो। समझे? सो इवैल्यूएटिंग, आप ये टेक्स्ट जो है कहीं से भी ले सकते हैं, आपके पास मॉड्यूल होगा, आपके पास ऑप्टिमाइज्ड होगा, जहां आपको ठीक लगे आप प्लीज देख लीजिए। सो एनवायरमेंट प्रिवेंशन कॉस्ट, these costs are associated with preventing adverse environmental impact, which include creating environment policies, pollution control equipment, investment in protective equipment, all of this. समझ गए? ठीक है। सेकेंड, एनवायरमेंटल अप्रेजल या डिटेक्शन कॉस्ट। यहां पे वो लोग बोलते हैं कि आप आपकी कंपनी के अंदर कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स, पॉलिसीज, रेगुलेशंस सेट कर दो सो दैट द एनवायरमेंट बाय डिफॉल्ट रिमेन्स गुड। तो जैसे आप खुद ही ऑडिट करवाते रहो रेगुलर बेसिस पे, मॉनिटर करते रहो कि भाई कितना आपका एनवायरमेंट रिलेटेड कितना वेस्ट जनरेट हो रहा है, मॉनिटर करो उसको, फिर उसको ऑडिट करो, इवैल्यूएट करो कि कैसे उसको कम कर सकते हो। सो मॉनिटरिंग, टेस्टिंग, इंस्पेक्टिंग, रिपोर्टिंग, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, कंटेमिनेशन टेस्ट कर दो, ऑडिट ऑफ एनवायरमेंट एक्टिविटीज, ये सब चीजें जब आप करोगे then in that case environment will be hale and hearty. थर्ड इज एनवायरमेंट इंटरनल फेलियर कॉस्ट, कि अब एनवायरमेंट अपनी तरफ से खराब तो हो गया बट एटलीस्ट उसको अपन बाहर ना जाने दे, अपने ही फैक्ट्री में रोक ले। जैसे रिसाइकलिंग कर दिया, कुछ स्क्रैप हो गया हो तो उसको रिसाइकल कर दो, तो रिसाइकल स्क्रैप। या टॉक्सिक मटेरियल बन तो गया, क्या करे सर, टॉक्सिक मटेरियल निकल गया हम लोग का जो प्रोडक्शन था उससे, कोई बात नहीं, अब ये बन तो गया है बट एटलीस्ट आप इसको बाहर एनवायरमेंट में निकाल के खराब मत करो। समझ गए? सो डिस्पोजिंग टॉक्सिक मटेरियल, decommissioning cost कुछ हो, all of that. And last is environment external failure. इसका मतलब कि आपने एनवायरमेंट को हानि या एनवायरमेंट को आपने प्रॉब्लम पहुंचा दिया तो वो आपका एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट हो गया। सो कॉस्ट इंकर्ड ऑन एक्टिविटीज परफॉर्म्ड आफ्टर डिस्चार्जिंग वेस्ट इनटू द एनवायरमेंट। ओफो, समझे? सो दीज आर द 4 काइंड ऑफ कॉस्ट एज पर हैंसॉन एंड मेंडोजा। से फॉर एग्जांपल आपने कोई पानी है, वेस्ट वाटर है, वो आपने बाहर आपके फैक्ट्री के बाहर निकाल दिया तो वो आपका एक्सटर्नल एनवायरमेंटल एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट हो गया, क्योंकि अब आपको वो जो भी बाहर जहां पे भी पानी गया उसको साफ करवाना पड़ेगा, उसको लेवलिंग करवाना पड़ेगा, सही करवाना पड़ेगा, तो उसके लिए कॉस्टिंग करोगा। एनवायरमेंट एक्सटर्नल फेलियर, अगर चीजें बाहर गई आपके फैक्ट्री से, खराब हो गए तो आपका एनवायरमेंट एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट हो जाएगा। समझगड़ू, बोलो बोलो, समझगड़ू। चलो, सो विद दिस ये अपना एटलीस्ट हैंसॉन मेंडोजा वाला अपने को क्लियर हो गया। अब मैं क्या बोलता हूं, जितने भी अपने एनवायरमेंटल कॉस्ट हुए हैं ना उनको लिस्ट डाउन कर लेते हैं, उनको एक बार लिस्ट डाउन कर लेते हैं, उधर ही अपन लोग उसको क्लासिफाई कर लेते हैं कि तू एक्सटर्नल एनवायरमेंट एक्सटर्नल फेलियर, तू इंटरनल फेलियर,
टू एनवायरमेंट अप्रेजल कॉस्ट, टू एनवायरमेंट प्रिवेंशन कॉस्ट, और फिर सिस्टमैटिकली एक एनवायरमेंट कॉस्ट शीट बनाते हैं अपन, फिर सिस्टमैटिकली एनवायरमेंट कॉस्ट शीट बनाते हैं अपन, एंड देन आई एम श्योर वी विल बी एबल टू एनालाइज इट। तो अपन जो एनवायरमेंटल कॉस्ट शीट बनाएंगे उसमें ऐसे सब वर्किंग रखेंगे कि इजी एनालिसिस हो जाए। समझ गए? चलो आइए स्टार्ट करते हैं इस नोट के ऊपर इस प्रश्न को सॉल्व करना। यस पब्लिक, आइए क्वेश्चन नंबर 3 रिलेटिंग टू एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग, शीतल पेपर मार्च। शीतल, चलो तो मैं क्या करूंगा, पहले सब एनवायरमेंटल कॉस्ट को लिस्ट डाउन कर लेता हूं। सो लिस्ट डाउन एंड क्लासिफाई एनवायरमेंट मैनेजमेंट कॉस्ट एज पर हैंसन एंड मेंडोंजा, है भाई? ओके चलो आइए आइए आइए, आप आइए जी, आप आइए आइए। ओके चलो चलिए देखते जाते हैं सबसे पहले क्या क्या कॉस्ट आ रहे हैं। पहला कॉस्ट डिस्पोजिंग टॉक्सिक मटेरियल, तो लिख लो यहां पे भाई फर्स्ट डिस्पोजिंग टॉक्सिक मटेरियल। सेकेंड, कॉस्ट नहीं लिखना है, सिर्फ ये लिख लो इधर कौन सा किधर जाएगा, तो बोलो मेरे को, चलो पहले लिख लेते हैं फिर उसको डिवाइड करते रहेंगे फटाफट। सेकेंड, formulating policy matters on environment related aspect, so policy matters on environment related aspect. Third, environment audits earlier used to conduct on half yearly basis, तो अभी थर्ड क्या है, environment audit. Next, fourth, production capacity and installed new plant and machinery. So investment in new plant and machinery. Fourth, investment in new plant and machinery. And ये plant and machinery कैसी थी? Environment related. So next, recycling policy, बराबर recycling policy. So recycling, फिर contamination test and monitoring cost. Contamination test and monitoring cost. समझ गए? बोला टेल, ठीक है। अब इसको फटाफट क्लासिफाई कर देते हैं अपन, ठीक है ना सर? ये मेन पेपर में अपने को बनाना है, हाँ, लेट द एग्जामिनर नो ना, बराबर। थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होगा बट मैं बोलता हूं सिस्टमैटिक काम हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होगा बट काम सिस्टमैटिक हो जाएगा, मार्क्स फुल मिलेगा, याद रखना। बाकी तुम्हारी इच्छा, डायरेक्ट भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट एक्सप्लेनेशन वाइज तो आई हैड टू डू दिस। समझ रहे हो? अप्रिशिएट, यस। चलो फटाफट बोलते जाओ। डिस्पोजिंग टॉक्सिक मटेरियल, कहां पे जाएगा तुम्हारा ये डिस्पोजिंग टॉक्सिक मटेरियल? याद करो याद करो सर। सर इंटरनल फेलियर में डाल दूं क्या उसको? देखो मैं आपको बताता हूं कि क्यों ये इंटरनल फेलियर में जाएगा। देखो यार, टॉक्सिक मटेरियल बन तो गया है, बराबर है, मतलब ना मैं प्रिवेंट कर पाया ना अप्रेस कर पाया। अब एटलीस्ट मैं उसको डिस्पोज ऑफ अच्छी तरीके से कर रहा हूं, 1-2 करोड़ का खर्चा करके। सो इंटरनल फेलियर हो गया, इंटरनल फेलियर हो गया, ठीक है। सो एनवायरमेंटल इंटरनल फेलियर, सब्जेक्ट। नेक्स्ट, पॉलिसी मैटर्स ऑन एनवायरमेंट रिलेटेड कॉस्ट। बोलो भाई, पॉलिसी मैटर्स आपने बनाई है, कहां डालोगे? अरे पॉलिसी मैटर्स तो बट ऑब्वियस है, एनवायरमेंट रिलेटेड कहां पे जाएगी? प्रिवेंशन, सो एनवायरमेंट प्रिवेंशन। नेक्स्ट,
एनवायरमेंट ऑडिट कहां पे? अप्रेजल में, करेक्ट। सो अप्रेजल। इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्लांट एंड मशीनरी, ऐसा प्लांट एंड मशीनरी बनाऊंगा, ऐसा प्लांट एंड मशीनरी बनाऊंगा कि पोल्यूशन होने नहीं दूंगा, करेक्ट। इट विल गो इन प्रिवेंशन। अच्छा भाई, रिसाइकलिंग कहां पे डालोगे? रिसाइकलिंग स्क्रैप, याद करो रिसाइकलिंग स्क्रैप कहां पे डालते हैं? करेक्ट, स्क्रैप बंद तो गया है, अब उसको एटलीस्ट बाहर नहीं जाने देंगे। सो एनवायरमेंटल इंटरनल फेलियर। नेक्स्ट, कंटेमिनेशन टेस्ट, मॉनिटरिंग टेस्ट, ये सब जाता है अपना अप्रेजल में। अप्रेजल, ठीक है। सो एटलीस्ट अब अपने को इस चीज का क्लैरिटी आ गया। नाउ थिंग्स विल बिकम वेरी वेरी स्मूथ एंड इजी। चलो, गिविंग यू ऑल 1 मिनट, फटाफट लिख लो इसको। चलो, अब इसको थोड़ा सिस्टमैटिकली बनाने का टाइम आ गया है ना पब्लिक, बराबर है। चलो सिस्टमैटिकली बनाएंगे अपन लोग इसको अभी। सो सबसे पहले तो आपको बता दूं मैं, 2 पार्ट में डिवाइड होगा ये, हाफ फर्स्ट ईयर हाफ सेकेंड ईयर। 2 पार्ट में डिवाइड होगा, हाफ फर्स्ट ईयर हाफ सेकेंड ईयर। आओ, हाफ फर्स्ट ईयर हाफ सेकेंड ईयर। ठीक है। सो इसको क्या बोलेंगे अपन? एनवायरमेंटल कॉस्ट स्टेटमेंट एज पर हेंडरसन एंड मेंडोजा, व्हाटएवर। एनवायरमेंट कॉस्ट स्टेटमेंट, particulars H1 H2, H1 and H2। अपने को एनालिसिस भी करना है इसका। अमाउंट एंड परसेंटेज दोनों डाल देंगे अपन इधर ही। अमाउंट एंड परसेंटेज दोनों डाल देंगे। चलो, अब आते हैं यहां पे सो एनवायरमेंट प्रिवेंशन कॉस्ट, बराबर है। पहला, दूसरा, एनवायरमेंट प्रिवेंशन में कितना है? 1 2, तो ए बी। सेकेंड, एनवायरमेंट अप्रेजल, बराबर है। इसको थोड़ा अपन एलैबोरेटिव बनाएंगे, ए बी एंड टोटल। सेकेंड, एनवायरमेंटल अप्रेजल,
बराबर है ए कितना भाई 1 2 3 बी सी टोटल देन H1 H2 चलो अमाउंट परसेंटेज अमाउंट परसेंटेज क्यों एनवायरमेंटल इंटरनल फेलियर क्विकली एंड एनवायरमेंटल एक्सटर्नल फेलियर तो है नहीं पब्लिक ये लाइन उन्होंने क्वेश्चन में बोल दिया है। मैं आपको चीख चीख के बोल रहा था कि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत काम आएगा। देखो उन्होंने ये ब्लू लाइन जो मैंने अंडरलाइन किया है यहाँ पे, द पॉलिसी डॉक्यूमेंट स्टेट्स zero discharge of waste or scrap into the environment in order to be true sense eco-friendly enterprise। तो वो लोग बाहर निकलने ही नहीं देंगे कुछ भी, जीरो आउट ऑफ देयर फैक्ट्री, जीरो वेस्ट या स्क्रैप डिस्चार्ज होगा बॉस। इसका मतलब एनवायरमेंटल फेलियर कॉस्ट, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट जीरो। ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा ए बी, इसको भी टोटल कर देंगे फिर ओवरऑल टोटल। चलो ठीक है, चलो फटाफट एनवायरमेंटल प्रिवेंशन कॉस्ट क्या क्या दिख रहा है आपको। पहला पॉलिसी मैटर्स ऑन पॉलिसी मैटर्स, ठीक है। चलो आइए अमाउंट देखते हैं। अमाउंट, इसके अमाउंट इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, दिमाग लगाना पड़ेगा बस। चलो आओ पॉलिसी मैटर्स, पॉलिसी मैटर्स ये रहा। कमिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग, दिख रहा है, दिख रहा है क्या, ध्यान दो ध्यान दो। Committee responsible in formulating policy matters on environment related aspects in SPM has departmental budget of 6 lakhs per annum in H1 and the utilization rate was 80%, in H2 it was 110%। so आइए देखते हैं। so अपन बोलेंगे कि भाई टोटल 6 lakhs है, उसका 50%। क्यों 50%? क्योंकि हाफ बोला है, पर एनम है ना, तो अपने को हाफ हाफ करना है, इनटू 80%। एंड यहां पे 6 इंटू 50% इंटू 110%। वाई 50%? हाफ ईयर 6 lakhs पर एनम दिया है क्वेश्चन में, समझे क्या? चलो प्लीज लेट्स राइट इट डाउन। इधर आ जाएगा 2.4, क्या था ये, क्रोर्स लैक्स क्या है, उसमें बहुत कंफ्यूजन है भाई। 6 lakhs, ठीक है। सो 2.4 lakhs एंड 3.3 lakhs, ठीक है। इन लैक्स लिख दे अपन ऊपर, पूरा स्टेटमेंट इन लैक्स, समझ गए? ओके, नेक्स्ट चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, कम ऑन एवरीबॉडी। प्रिवेंशन ये हो गया। नेक्स्ट सेकंड, अच्छा आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, टिक या ऑडिट टिक कर दो, डन। सेकंड, इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्लांट एंड मशीनरी, वाओ व्हाट एन एडजस्टमेंट ये है। इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्लांट एंड मशीनरी, आओ एडजस्टमेंट पढ़ेंगे फटाफट। इन H2, तो जो भी हो रहा है यहां पे H2 में हो रहा है, H1 में कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। इन H2 SPM extends the production capacity and install the new plant and machinery which has put to use cost of 77.25 crores। This is the premium version of the plant and machinery जो अपन लोग ने खरीदा है। so, यहां पे आ जाओ, इधर अपन लोग बना लेते हैं एक वर्किंग नोट, 1 प्रीमियम प्लांट एंड मशीनरी। देखो अगर मैं स्टैंडर्ड प्लांट एंड मशीनरी खरीदता तो वो इतना वेस्ट रिडक्शन नहीं करता, तो मुझे स्टैंडर्ड तो खरीदना ही था।
मुझे स्टैंडर्ड तो खरीदना ही था, बट मैंने क्या किया, प्रीमियम खरीदा सो दैट मैं वेस्ट रिडक्शन कर सकूं। तो जो मैं एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहा हूं ना, वो एक्चुअली एनवायरमेंट रिलेटेड कॉस्ट हुआ। भैया मैं यहां पे एक बात बता दूं आपको कि टोटल एनवायरमेंट रिलेटेड कॉस्ट में नहीं जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी तो मुझे खरीदना ही था, मैं स्टैंडर्ड वाला खरीदता, बट मैंने अभी कौन सा वाला खरीदा, हाई लेवल वाला। क्यों हाई लेवल वाला खरीदा मैंने, ताकि मेरा वेस्ट कम हो जाए। तो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट गया है वो हाई लेवल का एक्स्ट्रा कॉस्ट, खाली उतना मेरा एनवायरमेंट रिलेटेड में आएगा, बाकी तो मैं वैसे भी खरीदने वाला था ना स्टैंडर्ड वाला। समझी गुरु। तो अगर मैं स्टैंडर्ड वाला खरीदता, अगर मैं स्टैंडर्ड वाला खरीदता तो मेरा कितना कॉस्ट आता, 76.2 करोड़। एंड अगर मैं प्रीमियम वाला खरीदता, अगर मैं प्रीमियम वाला खरीदा मैंने, तो कितना आया, 77.24 77.25 करोड़। अब यहां पे एक बहुत बड़ा कैच है, बहुत बड़ा कैच है, ये देखो, इरेक्शन एंड अदर इंस्टॉलेशन कॉस्ट इंक्लूडिंग ड्राई रन वर 65 lakhs। ठीक है, अब मेरा ये जो कॉस्ट आया ना 77.25 करोड़ का, इसमें देखो क्या बोला है उन्होंने, SPM extends the production and installed plant and machinery which has put to use cost of 77.25। तुम लोग डायरेक्ट टैक्स थोड़ा बहुत तो पढ़े होगे ना। पुट टू यूज का मतलब क्या होता है, पुट टू यूज मतलब पुटिंग द मशीनरी एट सच लेवल सच दैट इरेक्शन, इट्स होल पोजिशनिंग, फिर बाद में उसका सेटअप सब आपने कर दिया है, वो सब मिला के 77.25 है। वेर एज जो स्टैंडर्ड वर्जन खाली खरीदने का कॉस्ट है मेरा 76.2। तो ये दोनों कंपेरेबल नहीं है, ये दोनों कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि ये जो 77.25 है ना, इसमें इरेक्शन कॉस्ट भी इंक्लूडेड है। क्यों, क्योंकि ये मेरा पुट टू यूज है, वेरएज ये वाला मेरा खाली परचेज कॉस्ट है। या तो इसको मैं मेरा इसमें पुट टू यूज लेवल पे ले आऊं, तो इसमें मैं 66.25 ऐड कर देता हूं बॉस, सॉरी 65 लैक्स, इसमें मैं 65 लैक्स ऐड कर देता हूं। अब ये दोनों पुट टू यूज हो गया कॉस्ट, अब ये दोनों पुट टू यूज कॉस्ट हो गया, अब कंपेरेबल है दोनों। तो 76.2 करोड़, 76 करोड़ 20 लैक्स प्लस 65 लैक्स, तो कितना हो गया, 76.85 करोड़ को मैं कंपेयर कर सकता हूं 77.25 करोड़ के साथ। अब डिफरेंस कितना आ रहा है, 40 लाख रुपीस। तो मैंने एडिशनल कितना पे किया H2 में, क्योंकि पूरा जो गेम है H2 का ही चल रहा है, मैंने 40 लाख रुपीस एक्स्ट्रा पे किया है, मैंने 40 लाख रुपीस एक्स्ट्रा पे किया है, 40 लाख रुपीस एक्स्ट्रा पे किया है, इधर लिख लेंगे वर्किंग नोट 1, फॉर एंश्योरिंग कि एनवायरमेंट को किसी प्रकार की हानि ना पहुंचे, एनवायरमेंट को किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। व्हाट ए फैंटास्टिक पॉइंट है। सो प्लीज कॉपी करो। सो प्रीमियम प्लांट एंड मशीनरी था, देखो कंपेरेबल नहीं है, दोनों को पुट टू यूज पे लेकर आओ। सुपर पॉइंट, प्लीज कॉपी एवरीवन, स्टार्ट।
चलो अभी डन। शाबाश। सो सेकेंड पार्ट डन। टोटल कर लेते हैं। टोटल इधर है 2.4 लैक्स, इधर है 43.3 लैक्स। ओ हो टू हाई। चलो नेक्स्ट है मेरा एनवायरमेंट अप्रेजल कॉस्ट। चलो फटाफट देख लेते हैं एनवायरमेंट अप्रेजल में क्या क्या है। कम ऑन क्विकली एवरीबॉडी। एक है एनवायरमेंट ऑडिट। सो एनवायरमेंट ऑडिट लिख लेते हैं अपन। आइए एनवायरमेंट ऑडिट। याद है ऑडिट के लिए मैंने बोला था आप लोग को कि देखो ऑडिट वाला जो है ना, उसमें फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में एक ही बार ऑडिट हुआ है, उसका 8 लाख रुपया। सेकेंड हाफ में उनको हुआ नहीं, हमको क्वार्टरली कराना चाहिए, तो सेकेंड हाफ में 2 बार ऑडिट हुआ। एक बार ऑडिट का 8 लाख, तो 2 बार का 16 लाख। समझ गुड़ू ना, ये तो मैं समझा चुका हूं ना बच्ची। तो 8 16। नेक्स्ट देखो कितने फटाफट होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे पास ये चेकलिस्ट रेडी है। नेक्स्ट कंटेमिनेशन टेस्ट एंड मॉनिटरिंग टेस्ट। चलो आओ। कंटेमिनेशन टेस्ट एंड मॉनिटरिंग टेस्ट। आओ। तो क्वेश्चन के लास्ट में ये दोनों चीजें दी हुई है। देखिए इन H2 कंटेमिनेशन टेस्ट वाज परफॉर्म, खाली H2 में जाएगा 4 लाख रुपया। पब्लिक नो टेंशन। एंड मॉनिटरिंग का क्या बोला है देखो जरा बच्ची। मॉनिटरिंग का बोला है मॉनिटरिंग कॉस्ट इंकर्ड ड्यूरिंग द ईयर वाज 78 lakhs in H2। 78 lakhs in H2 and this was double than that in H1। मतलब क्या हुआ इसका, देखो मैं आपको समझाता हूं भाई। टोटल वर्किंग नोट 2 डाल देना यार, टेंशन नहीं चाहिए अपने को। तो मॉनिटरिंग कॉस्ट कितना आ रहा है? मॉनिटरिंग कॉस्ट सर 78 lakhs बराबर। उसमें बोला है कि H1 का जितना था H2 का डबल है। ठीक है, कैन आई से टोटल यहां पे 78 डिवाइड बाय 3 इंटू यहां पे इसको 1 का रेशियो, 78 डिवाइड बाय 3 इंटू यहां पे इसको 2 का रेशियो। 78 डिवाइड बाय 3 आप करेंगे तो कितना आता है? 26। 78 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 करेंगे कितना आता है? 52। सब जुगड़ू सिंपल मैनेजेबल। कॉपी दिस। डन। इधर अपन लिख लेंगे 26 52। ओके टोटल लिख लेते हैं 26 and 8 34 and 52 and 16 78 and 4 82 नहीं 72। टिकाचे। नेक्स्ट इंटरनल फेलियर। फटाफट इंटरनल फेलियर। रिसाइकलिंग स्क्रैप। देखो जरा रिसाइकलिंग स्क्रैप का क्या सीन है बॉस। रिसाइकलिंग स्क्रैप, हाँ द कॉस्ट इंकर्ड वाज हाउ मच? अलाइनमेंट टू स्क्रैप तो अपना 2.75 करोड़ का यहां पे खर्चा हुआ है। देखो जरा। सो स्क्रैप का जो इंफॉर्मेशन है, स्क्रैप का जो इंफॉर्मेशन है 2.75 करोड़, उसको देखो नीचू वो लोग ने दिया है, नीचू। ठीक है, ये रहा स्क्रैप जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर। कितना स्क्रैप जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर है भाई? 1572 प्लस 1428। सो ईयर फर्स्ट हाफ का है 3000 1114 प्लस 886। सेकेंड हाफ का है 2000। सो मेरा रेशियो हो जाता है 3:2। 3:2 करेक्ट। सो आइए 2.75 करोड़ को डिवाइड करते हैं 3:2 में। सो 2,75 lakhs 2.75 3:2। 3:2 किधर से आया बच्ची? दिख रहा है ना नीचे देखो एनेक्सर दिया है उधर से। डिवाइड बाय 5 इंटू 3।
So 1 crore 65 lakhs. So can I say 165 lakhs, right? And 110 lakhs. ठीक है बराबर. एंड और क्या है, और क्या है? चलो. एंड लास्ट इज disposing toxic material. So disposing toxic material. हाँ भाई कितना आ रहा है? डिस्पोजिंग टॉक्सिक मटेरियल कितना आ रहा है? 1.2 crores to SPM, in which 20% is lesser than what was spent in H2. So आओ मैं आपको दिखाता हूं कैसे करना है. 1.2 crores H2 का है, ठीक है. दिस इज 20% लेस देन H1 का. तो H1 का 100 होगा भाई, बराबर है. सो करो क्रॉस मल्टीप्लाई. तो 1.2 into 100 डिवाइड बाय 80, इट इज 1.5 CR. So 1.5 CR, 150 lakhs and 120 lakhs. नहीं समझे? मैं समझाता हूं वापस से, मैं हूं ना यार. देखो वो लोग ने बोला है 1 crore 20 lakhs H2 का है, which is representing 80% of H1. तो मतलब H1 100 हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो H1 भी मिल गया, H2 तो है ही. गच्चा केस. चलो. सो प्लीज कॉपी दिस. इधर टोटल करता है 165 प्लस 150, सो 315 एंड इधर आ जाता है 230. समझ गए हो? चलो अब प्लीज अपन कृपया करके टोटल करेंगे. टोटल. सो 315 प्लस 34 प्लस 2.4, 351.4. कृपया करके यहां का टोटल करेंगे. 230 प्लस 72 प्लस 43.3, 345.3. ठीक है. अब परसेंटेज वाइज कैलकुलेट कर लेते हैं भाई. टोटल 351.4 आया है, तो 2.4 डिवाइड बाय 351.4 इंटू 100, 0.68%. मात्र 0.68% का तुमने खर्चा किया है इन प्रिवेंशन कॉस्ट. दैट्स इट. वेरी लो, वेरी लो. कैसे आया ये? 2.4 डिवाइड बाय 351.4. अपन ने ये टेबल ही जितना अच्छा बनाया ना पब्लिक, ये टेंशन ही नहीं है अपने है भाई. चलो नेक्स्ट H2 का 43.3 डिवाइड बाय 345.3. चलो अभी अच्छा हो गया, एटलीस्ट 12.54% पे तो आए अपन, बराबर. सो विच इज गुड. देखो जितना प्रिवेंशन एंड अप्रेजल में खर्चा करोगे उतना इंटरनल फेलियर एक्सटर्नल फेलियर कम होगा. Always remember this logic given by Joseph and Juran in the whole concept of cost of quality. जितना तुम खर्चा इंटरनल प्रिवेंशन एंड अप्रेजल में करोगे उतना इंटरनल फेलियर एक्सटर्नल फेलियर कमती होते जाएगा. चलो फटाफट सेम वे यू हैव टू कैलकुलेट फॉर दिस आल्सो. सो 34 डिवाइड बाय 351.4, इट इज 9.6%. बहुत कम है, बहुत कम. एंड इसका है 72 डिवाइड बाय 345.3. चलो गुड, 21% पे आए एटलीस्ट है भाई. एंड लास्टली 315 डिवाइड बाय 351.4. देखो इतना 90% का तो तुम्हारा इंटरनल फेलियर कॉस्ट हो गया है. वेरी बैड. एंड 230 डिवाइड बाय 345.3, 67%. कितना? 67%. सो ये बेसिकली अपना एक एनालिसिस भी आ गया. हेंसन मेंडोजा ने बोला था वो भी अपन लोग ने कर दिया. अब वो लोग बोल रहे हैं कि ये जो 3 पॉइंट्स है उसके बेसिस पे एक एनालिसिस प्रेजेंट कर दो, वो भी कर देंगे यार.
कहां जाएंगे? इधर है उनका 3 पॉइंट, ये रहा। या क्या ये वो लोग 3 पॉइंट मैनेज कर रहे हैं क्या? तो उसके बेसिस पे अपने को उनको बताना है। तो अपन बोलेंगे कि देखो पहली बात, टू इंप्रूव द एनवायरमेंटल इंपैक्ट, दूसरा कंट्रोलिंग एनवायरमेंटल कॉस्ट। देखो कंट्रोलिंग एनवायरमेंटल कॉस्ट की जहां तक बात है, मेरे हिसाब से अपन लोग कंट्रोल कर रहे हैं। देखो 351 से 345 लाख पे आ गए, कहना से अपन लोग एनवायरमेंटल कॉस्ट को कंट्रोल कर रहे हैं, बराबर है। ओके, दूसरा एसपीएम एज इको फ्रेंडली एंटरप्राइज, इसके लिए भी मेरे पास एक जवाब है, जीरो, लेजिट जीरो, वो लोग ने बोला है जीरो डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट और स्क्रैप। लेजिट वो लोग यूज कर रहे हैं, इको फ्रेंडली बन रहे हैं वो लोग। कैसे मालूम पड़ा? रीड दिस लाइन, their policy documents say zero discharge of waste scrap into the environment in order to be a true sense eco-friendly enterprise. So, yes, वो वाला पार्ट भी वो लोग क्रॉस फंक्शनल टीम, yes, tick mark. Third, to improve environmental impact. So overall environmental impact भी अपन लोग मैनेज कर रहे हैं, because our investment towards environment prevention and environment appraisal is increasing. कहां अपन 2.4 और 34 से अब देखो 43 और 72 पे आ गए, मतलब ओवरऑल देखोगे तो 36 से ऑलमोस्ट 120, विच इज अ 5 टाइम्स इंक्रीज, 4 टाइम्स इंक्रीज। सो मैं बोलूंगा कि यस, अपन ये तीनों पॉइंट के ऊपर जो अपने को बोला था क्रॉस फंक्शनल टीम में अपन ने जिसके लिए सेट किया था, वी आर फोकस्ड ऑन दैट एंड वी विल गेट द सर्टिफिकेट फ्रॉम द एनवायरमेंट पॉलिसी टीम। ए समझ गए? Yes, chalo, great. So with this we complete this session, everybody. I hope we are clear. Yes, चलो अब सिर्फ एक बार इंस्टीट्यूट का भी सोल्यूशन देख लेते हैं अपन लोग फटफट, सो दैट आप लोग को एक भाई कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ भाई हो गया हमारा ये सम पूरी तरह से। क्वेश्चन 3 कम। सो योर इट इज, ये पूरा अपन लोग ने पूरा स्टेटमेंट बना दिया पहले पब्लिक, करेक्ट है? क्लियर है अपने को? फिर कॉन्सेप्ट इनसाइट। अब देखो हैंसन मेंडोजा का जो कॉन्सेप्ट इनसाइट है वो ऑलरेडी मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर चुका हूं यहां पे। सो अपना ऑलरेडी ये पूरा डिटेल्ड डिस्कशन हो गया एट द स्टार्ट इटसेल्फ। सो यहां पे इन्होंने भी उसी के बारे में बोला, एनवायरमेंट प्रिवेंशन कॉस्ट। ये लोग ने तो खाली उसको एक एक लाइन में एक्सप्लेन किया है, मैंने तो आपको एग्जांपल भी दिया था कि पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, मेकिंग पॉलिसीज, इन्वेस्टमेंट इन एनवायरमेंट प्रोटेक्टिव कॉस्ट एसेट्स, ऑल ऑफ दैट विल गो इन प्रिवेंटिव। सो वो सब अप्रेजल कॉस्ट क्या होता है, जहां पे अपन लोग प्रोसेस एंड एक्टिविटीज आर इन कंप्लायंस विद एनवायरमेंट स्टैंडर्ड पॉलिसीज एंड लॉज। फिर एनवायरमेंट इंटरनल फेलियर कॉस्ट, कि भाई विद इन फैक्ट्री हुआ है बट नॉट डिस्चार्ज, एंड एनवायरमेंट फेलियर एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट इफ वी हैव डिस्चार्ज द वेस्ट इनटू द एनवायरमेंट। आई थिंक दैट वाज प्रीटी मच क्लियर। एनालिसिस अपन लोग कर चुके हैं कि भाई देखो 351 से 345 पे आ गया है, सो रिडक्शन है वहां पे। दूसरा इंटरनल फेलियर 230 पे आ गया है एज कंपेयर टू 315, सो ये भी अपन लोग एनालिसिस देख चुके हैं, करेक्ट है? नेक्स्ट, द रिडक्शन ऑफ एनवायरमेंट फेलियर कॉस्ट इज द आउटकम ऑफ अपना अभी ओवरऑल जो प्रिवेंशन एंड अप्रेजल है उसमें भी कॉस्ट काफी सारा इंक्रीज हो गया है। सो आई होप दैट इज ऑल्सो क्लियर। अपार्ट फ्रॉम दैट कंट्रोलिंग एनवायरमेंट कॉस्ट दैट इज डन बिकॉज अप्रेजल प्रिवेंशन कॉस्ट में अपन लोग खर्चा कर रहे हैं। इंप्रूविंग द इमेज ऑफ एसपीएम, वो लाइन लिख देना, जीरो डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट इन द एनवायरमेंट इन ऑर्डर टू बी ट्रूली इको फ्रेंडली एंटरप्राइज, करेक्ट? एंड in the context of improving the environment impact, SPM is able to generate low waste. तो यहां पे अपन लोग ने जब 3:2 वाला, तो वेस्ट स्क्रैप जो था 3000 मेट्रिक टन से रिड्यूस होके 2000 मेट्रिक टन पे आ गया। वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। एंड लास्ट, here it can be concluded that team is successfully serving the terms of reference. Okay, ladies and gentlemen, boys and girls, इसी के साथ समाप्त होता है अपना ये सेशन। आई होप वी आर एब्सोल्युटली क्लियर, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है? टाइम टू से
Hasta la vista. Keep smiling, keep enjoying, keep commenting, keep sharing, keep liking. Comments is what motivates. Thank you so much. Take care. Hasta la vista.